नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और अनूठा विषय है। हम अपने भारतीय संविधान को एक बिल्कुल ही नए नजरिया से देखने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसी लयबद्ध और काव्यात्मक रचना के जरिए जिसने संविधान के पहले 32 अनुच्छेदों को बेहद सरल और याद रहने वाले तरीके से पिरोया है। आज के हमारे इस विश्लेषण का मकसद बस इतना है कि हम इस कविता की शानदार लय को समझें और उसमें छुपे हमारे बुनियादी नागरिक अधिकारों को डिकोड करें। सोचिए, देश को चलाने वाला इतना अहम कानूनी दस्तावेज और उसे एक कविता के रूप में समझना, सच में ये एक बहुत ही शानदार अनुभव होने वाला है। अब इस पूरी रचना की जो असली आत्मा है ना, वो इन पंक्तियों में बसती है। जरा इसके लय पर ध्यान दीजिएगा। हमारा संविधान है महान महान, 26 जनवरी बना पहचान, अंबेडकर जी नाम महान, जिससे चलता हिंदुस्तान। ये सिर्फ तुकबंदी नहीं है, ये लाइनें बहुत ही खूबसूरती से ये साफ कर देती हैं कि हमारा संविधान महज कानूनों की कोई नीरस किताब नहीं है, बल्कि ये 26 जनवरी के उस ऐतिहासिक दिन और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस बेजोड़ योगदान को एक गहरी श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस देश की बुनियाद रखी। आज के इस सफर को हम 4 छोटे छोटे लेकिन बेहद अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, संविधान की महान पहचान। दूसरा, संघ और हमारी नागरिकता। तीसरा, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। और आखिर में धर्म, संस्कृति और संवैधानिक उपचार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, संविधान की महान पहचान। जैसा कि हमारी मूल कविता हमें बताती है, ये दस्तावेज भारत के संविधान को 2 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका हुआ मानता है। पहला है हमारा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख, और दूसरा है संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये दोनों मिलकर वो ताकत बनाते हैं जिससे चलता हिंदुस्तान। यही वो मूल विचार है जो पूरे देश के प्रशासन और शासन व्यवस्था को एक दिशा देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, संघ और हमारी नागरिकता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान के शुरुआती 3 अनुच्छेद हमारे देश का एक तरह से पूरा भौतिक नक्शा तैयार कर देते हैं। अनुच्छेद 1 बिल्कुल साफ करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। फिर अनुच्छेद 2 नए राज्यों को संघ में शामिल करने की बात करता है, और अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और उनकी सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया बताता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो ढांचा है जो तय करता है कि हमारे देश का भूगोल कानूनी तौर पर कैसे काम करेगा। अब जमीन और सरहदों की बात तो हो गई, लेकिन देश तो लोगों से बनता है ना। तो अब बात आती है नागरिकता की। अनुच्छेद 5 नागरिकता के प्रमाण की रूपरेखा तय करता है। इसके बाद एक बहुत ही कड़ा नियम आता है अनुच्छेद 9 में कि भारत में दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं चलेगी, इसे पूरी तरह खारिज किया गया है। और अनुच्छेद 11 ये पक्का करता है कि नागरिकता को लेकर कोई भी नया नियम या कानून बनाने की जो पूरी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। ये हमारे देश को एक और अखंड बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम सभी जानते हैं कि विभाजन का वो समय कितना जटिल था। बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन दोनों तरफ से हुआ था। हमारे संविधान ने इस ऐतिहासिक सच्चाई को बहुत ही तटस्थ और कानूनी तरीके से संभाला। अनुच्छेद 6 उन लोगों के अधिकारों को स्पष्ट करता है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में बात करता है जो भारत से पाकिस्तान गए। उस मुश्किल और अफरा तफरी वाले माहौल में नागरिकता को व्यवस्थित करने का ये एक बहुत ही सीधा और जरूरी उपाय था। यहाँ से शुरू होता है हमारा भाग 3, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। और सच कहूं तो ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे विस्तृत हिस्सा है। अब देखिए, इससे पहले कि हम अधिकारों की लंबी लिस्ट पर जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अधिकार हमें दे कौन रहा है और इन्हें छीने जाने से बचाएगा कौन। अनुच्छेद 12 इसी राज्य शब्द की परिभाषा तय करता है, और अनुच्छेद 13 एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढाल बनता है। ये साफ करता है कि हमारे इन मूल अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। मतलब जो अधिकार आगे मिलने वाले हैं वो सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक ठोस कानूनी सुरक्षा कवच है। और यहाँ से समानता के अधिकारों का सिलसिला शुरू होता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 धर्म या जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 सबको आगे बढ़ने का समान अवसर देता है। ऐतिहासिक रूप से जो सबसे अहम है वो है अनुच्छेद 17, जो छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों या टाइटल्स को खत्म करता है ताकि समाज में किसी भी तरह की कोई बनावटी ऊंच नीच न रहे। समानता मिल गई, तो अब बात करते हैं आज़ादी की। अनुच्छेद 19 हमें 6 अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ कानूनी सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए अनुच्छेद 20 अपराधियों को संरक्षण देता है ताकि किसी के साथ कानूनी प्रक्रिया में कोई ज्यादती न हो। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के दौरान कुछ विशेष अधिकार और सुरक्षा देता है।
ये पूरा ढांचा इस बात की गारंटी है कि हम सब बिना किसी खौफ के अपनी आज़ादी का आनंद ले सकें। यहाँ हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि अब हम जिस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं वो इन सब में सबसे ऊपर है। अनुच्छेद 21 यानी जीवन का संरक्षण। ये कोई साधारण नियम नहीं है, ये बाकी सारे अधिकारों की जान है। सोचिए, अगर किसी का जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी की आज़ादी का वो करेगा क्या? यह हमारे संविधान द्वारा दिया गया सबसे शक्तिशाली और निरपेक्ष संरक्षण है। एक बात तो पक्की है, कोई भी समाज तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके सबसे कमजोर वर्ग सुरक्षित न हो। अनुच्छेद 23 बेगार या किसी भी तरह के जबरदस्त श्रम पर सख्त पाबंदी लगाता है और अनुच्छेद 24 बच्चों से मजदूरी करवाने को पूरी तरह रोकता है। ये दोनों अनुच्छेद सीधे तौर पर किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ एक ढाल का काम करते हैं और इंसान की गरिमा को बचाए रखते हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, धर्म, संस्कृति और संवैधानिक उपचार। धर्म और आस्था किसी भी समाज का बहुत ही निजी हिस्सा होते हैं। अनुच्छेद 25 हमें अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी देता है और अनुच्छेद 26 उसके प्रचार प्रसार का हक देता है, लेकिन राज्य और धर्म को अलग रखने के लिए भी नियम हैं। अनुच्छेद 27 ये पक्का करता है कि धर्म के नाम पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी और अनुच्छेद 28 के मुताबिक राज्य के पैसों से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी देश की असली पहचान उसकी संस्कृति और उसकी भाषा में बसती है। अनुच्छेद 29 इसी संस्कृति और भाषा को बचाए रखने की गारंटी देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। हमारे समाज की जो बहुलवादी या प्लूरलिस्टिक प्रकृति है उसे सहेज कर रखने का ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। अगर हम अधिकारों के इस क्रम को देखें तो इसमें अनुच्छेद 31 का भी जिक्र आता है। मूल रूप से ये संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था। हालांकि वक्त के साथ इसमें कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, लेकिन इस शुरुआती काव्यात्मक क्रम में यह हमेशा से उस अधिकारों की सूची का हिस्सा रहा है जिसने नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को तय किया। और अब आता है इस पूरे दस्तावेज का हृदय और आत्मा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट। अब जरा सोचिए, ऊपर हमने जितने भी अधिकारों की बात की, अगर वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएं तो उनका क्या फायदा? अनुच्छेद 32 ये सुनिश्चित करता है कि ऐसा ना हो। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये अनुच्छेद आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक देता है। ये साफ कर देता है कि असली ताकत सिर्फ अधिकार देने में नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने में है। आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अगर हम वापस उसी कविता की आखिरी पंक्तियों पर जाएं तो वो सब कुछ कह देती हैं। अंबेडकर जी का सपना जवान, हर दिल में संविधान हम। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि इस दस्तावेज का असली मकसद सिर्फ अदालतों की फाइलों में बंद रहना नहीं है। इसका मकसद है हमारे और आपके यानी हर नागरिक के दिल और दिमाग में बसना। डॉक्टर अंबेडकर का ये विजन कल भी प्रासंगिक था और आज भी है। इस काव्यात्मक लय के जरिए आज हमने अधिकारों की जो बात की वो असल में एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या इन अधिकारों की ये लय, ये गूंज आज भी हमारे आधुनिक समाज के रोजमर्रा के जीवन में सुनाई देती है? क्या ये सिर्फ एक पढ़ी जाने वाली कविता है या एक ऐसा यथार्थ जिसे हम सच में जीते हैं? इस विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। चीजों को गहराई से जानने और समझने की अपनी इस उत्सुकता को हमेशा ऐसे ही बना